तो एटम पढ़ रहे थे ना, एटम चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या देखा था, बोर साहब का एक्सपेरिमेंट देखा था, या बोर साहब के पोस्टुलेट्स वगैरह लास्ट क्लास देखे थे, है ना। और उसमें हमने इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम भी देखा था कि लाइनमैन साहब, बार्मर साहब, उन्होंने कुछ कुछ अपने फॉर्मूले दिए थे और ये बोला गया था कि अगर मैं एनर्जी एटम में या इलेक्ट्रॉन में एक नेगेटिव एनर्जी होता है जो कि कितना होता है -13.6 अपॉन n² के बराबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी दे दूं तो वो इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़ के या उस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। चलो, अब अगर मैं यहां पे n के जगह पे 1 2 3 4 कुछ वैल्यूज पुट करता हूं, ठीक है, n के जगह पे मान लो जब n 1 हुआ तो E मुझे कितना मिला -13.6 eV। हाँ, अगर मैं n के जगह पे 1 2 3 ये वैल्यूज पुट करता हूं तो मुझे एनर्जी कितना मिल रहा है, इतना। फिर 2 जब पुट किया तो E मुझे -3.4 मिला, फिर E जब 3 पुट किया n तो ये मुझे इतना मिला। वैसे मैंने 5 तक किया हुआ है, उसके आगे भी आप जा सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं एक एटम है उसमें इतना एनर्जी दे दूं तो क्या होता है, तो वो पहले कहां पे जाएगा, इतना एनर्जी अगर देता हूं तो n अगर 1 पे है तो इतना एनर्जी दूंगा तो वो निकल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं ऑर्बिट बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे यहां पे एनर्जी भी क्या घटते हुए जा रहे हैं। मतलब मान लो आप मेरे पास बैठे हो, ठीक है, मुझे थप्पड़ मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत से हाथ चला जाएगा। लेकिन अगर दूर बैठे हो तो मैं तुम्हारे पास जाऊंगा फिर मारूंगा, समझ रहे हो, एक छोटा सा फालतू सा एग्जांपल, लेकिन वैसा ही एग्जांपल समझ लो। तो यहां पे जैसे जैसे आपका ऑर्बिट दूर होता जाएगा वैसे वैसे उसको कम एनर्जी मिलना चाहेगा, क्योंकि अगर मेरे पास बैठे हो तो मैं मारने में ज्यादा एनर्जी लगाऊंगा एज कंपेयर टू जो दूर बैठा है, क्योंकि उतना तक मेरा हाथ पहुंचेगा ही नहीं, पहुंचेगा नहीं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर ऑर्बिट नंबर बढ़ता हुआ जाएगा वैसे वैसे मुझे कम इलेक्ट्रॉन या कम एनर्जी चाहिए होगा ताकि वो उसके ऑर्बिट से निकल के बाहर आ जाए। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मैं उसे इतना एनर्जी दे दूं कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाएगा, और जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाएगा तो उस स्टेट ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइज्ड एटम बोलते हैं। आयंस फॉर्म हो जाता है, आयोनाइजेशन केमिस्ट्री में पढ़े होगे, है ना। तो आयंस फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए एटम का डायग्राम है और उसमें क्या होता है वो मैंने समझाया। अब आते हैं, बात करेंगे हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, ठीक है। जो बोर साहब दिए के गए थे उनके हिसाब से हाइड्रोजन एटम में क्या होता है जब मैं इलेक्ट्रॉन को देते हुए या देते जाऊं, एनर्जी देते जाऊं, ठीक है। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जो कि ये हम बात कर रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जब मैं हाइड्रोजन एटम पे एक एनर्जी डालूंगा, मतलब मान लो n इक्वल टू जब 1 है, मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट पे है, उस पे मैं जब कितना एनर्जी देना चाहूं उसमें इतना एनर्जी का डेफिशिएंट होगा। तो जब मैं इतना एनर्जी उसे दूंगा तो वो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि वो एक एक एनर्जी लेवल जो वहां पे हमने पढ़ा, एक एक एनर्जी लेवल से ड्रॉप करना शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर ये आपका ग्राउंड स्टेट है, मतलब वो आराम से अपना चक्कर काट रहा है, ठीक है। जब मैं उसको एनर्जी दूंगा तो वो क्या होना शुरू करेगा, एक्साइट होना शुरू करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मान लो अनुष्का मेरे पास बैठी है, मेरे पास आई और मुझे बोली कि सर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। क्यों चाहिए सर, मुझे बुलेट खरीदना है, ठीक है। मान लो अनुष्का को बुलेट खरीदना है, मैं उसको पहले क्या दूंगा, मान लो पहले 1000 रुपए दिया, वो क्या बोलेगी, सर मैं आपको 1 लाख मांग रहा हूं, आप 1000 रुपए दे रहे हो। फिर मैंने उसे 10,000 रुपए दिए, फिर वो और क्या और एक्साइट हो जाएगी कि सर दे रहे हैं तो और भी देंगे। फिर मैंने उसको और 10,000 रुपए दिए, फिर मैंने उसको और 10,000 रुपए दिए।
एक पॉइंट ऐसा आएगा, मैं ऐसे ऐसे उसे पैसा देते देते एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे उसके पास 1 लाख रुपए हो जाएंगे, और जिस टाइम पे उसका 1 लाख रुपए उसके पास आ गया, उसका और मेरे से कोई मतलब नहीं है, निकल जाएगी बुलेट के शोरूम पे और खरीद के ले आएगी। वही चीज है, जब इस पे एनर्जी दिया जा रहा था तो क्या हो रहा था, वो धीरे धीरे एक्साइट हो रहा था, और जब एक्साइट हो रहा था उस टाइम पे कुछ एनर्जी या वेवलेंथ बोल सकते हो, कुछ वेव्स उसमें से निकल रहे थे जिसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। इसके बारे में हमने बात किया हुआ है, ठीक है ना। जब एनर्जी दिया जाता है, एक प्लेट पे एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी मतलब लाइट अगर मैं एक प्लेट पे डालता हूं तो उसमें से फोटॉन्स निकल के जाते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो जब मैं हाइड्रोजन एटम पे एनर्जी दे रहा था तो उसमें से फोटॉन्स निकल के जा रहे थे, और जब फोटॉन्स निकल के जा रहे थे तो उस टाइम पे कुछ हमें लाइमन सीरीज के लाइट भी मिले जो कि अल्ट्रावायलेट होते हैं, बाल्मर सीरीज के भी मिले जो हमारा विजिबल होता है, पास्टन ब्रैकेट और पीफंड सीरीज के फोटॉन्स भी मिले जो इंफ्रारेड होते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं उसको पूरा एनर्जी दे दूंगा तो वो एटम या वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस को छोड़ के भाग जाएगा। और ये उस एनर्जी लेवल डायग्राम का कितने लेवल पे एनर्जी दिया जा रहा है, और जब एनर्जी दिया जा रहा है तो उसमें क्या क्या हो रहा है या क्या क्या वेवलेंथ के लाइट निकल रहे हैं, वो इस डायग्राम से हमें इस एक्सप्रेशन से हमें मिलता है। मतलब अब देखो, ये जो चीजें, ये जो ग्राफ बनाया मैंने, ये डायग्राम बनाया, ये एक्चुअली में जब हाइड्रोजन एटम पे लाइट डाला जाता है तब ये, या एनर्जी दिया जाता है तो तब ऐसा होता है। लेकिन उससे पहले बोर साहब ने और जो ये बाकी सारे साइंटिस्ट थे, ये सब अपना इक्वेशन या मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन दिए थे, ठीक है। और जब प्रैक्टिकली इसको बाद में एक्सपेरिमेंटली किया गया तब ये देखा गया कि जो बोर साहब बोल रहे थे और जो बाकी सारे सीरीज भी निकला था वो एक्यूरेट बैठ रहा था। तो मतलब सोचो बोर साहब का दिमाग कैसा चल रहा होगा, वो विदाउट क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ एक्सपेरिमेंट किया नहीं था, उन्होंने बस थियोरेटिकली बोल दिया था, इसलिए उसको पोस्टुलेट्स बोला जाता है। और उस हिसाब, उसके बाद जब ये प्रैक्टिकली किया गया, देखा गया, तो उनको ये सारे सेम चीज मिल रहे थे। तो इससे बोर साहब का जो पोस्टुलेट्स था वो वेरीफाइड हो गया, और उसको हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो जब एक्चुअल में अगर आप कभी फिजिक्स में उतना आगे जाओगे या पढ़ना चाहोगे तो आपके कॉलेजेस में भी आपको दिखाया जाएगा कि अगर आप एक एटम पे अगर फिजिक्स में रिसर्च वगैरह करते हो, एनर्जी देते हो, तो ये सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे जो मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कलरफुल लाइट्स वाला चीजें बताया था, वो एक्चुअल में होता है, स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा। अभी तो आपको बस थियोरेटिकली ये सब चीजें बताया जा रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली भी ये सब होता है, ठीक है। और प्रैक्टिकली जब हो रहा है तो ये देखा गया, इसमें एनर्जी, हाइड्रोजन एटम ऐसे बिहेव करता है। लेकिन यहां पे एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? ये जो चीजें हो रही थी ना, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के साथ ही हो रही थी। हाइड्रोजन एटम या फिर उसके जैसा कोई भी एटम, मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला हो। अगर मैं कोई उससे बड़ा इलेक्ट्रॉन या बड़ा एटम ले लेता हूं, उसके ऊपर वो काम नहीं कर रहा था। तो ये सब सारे बोर साहब के लिमिटेशंस में आ गए कि बोर साहब के लिमिटेशंस में क्या क्या नहीं हो पा रहा था, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले इसको लिख लो, उसके बाद मैं लिख लूंगा बोर साहब के लिमिटेशंस क्या है, फिर समझा दूंगा। अब आते हैं बोर साहब के क्या लिमिटेशंस थे, या उन्होंने जो थ्योरी दिया था उसमें क्या क्या लिमिटेशंस हमारे पास या उनके थ्योरी में थी। पहला जो लिमिटेशन था, द थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, फेल्स इन द केस ऑफ एटम्स विथ 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये सिर्फ हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए ही बोर थ्योरी एप्लीकेबल है। अगर 2 से 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बोर थ्योरी गड़बड़ा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या था, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन सर्टन स्पेक्ट्रल लाइंस आर नॉट सिंगल लाइंस बट ए ग्रुप ऑफ क्लोज लाइंस विद द स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब यहां पे इसको देखना, यहां पे जो एनर्जी डायग्राम में बनाया हुआ हूं, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, इस सब को भी बोर साहब का थ्योरी एक्सप्लेन नहीं किया था। यह सब बाद में हुआ जब एक्सपेरिमेंटली किया गया था,
ठीक है, इस सबको भी बाद में देखा गया जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ। बोर थ्योरी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता, तो ये भी एक लिमिटेशन है जो कि बोर थ्योरी में है, बोर्स थ्योरी में है। तीसरा क्या लिमिटेशन है, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट शुड बी चूजन व्हेन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर आल्सो पॉसिबल। मतलब बोर साहब ने क्या बोला था, अगर यहां पे न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में उसके चारों ओर मूव करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा सोलर सिस्टम अगर देखो, अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट अगर सन का चक्कर काटता है वो स्लाइटली एलिप्टिकल होता है, परफेक्ट सर्कुलर नहीं होता, जो कि बाद में कुछ साइंटिस्टों ने इस पे जिक्र भी किया। लेकिन जो बोर साहब का थ्योरी था वो क्या बोल रहे थे कि जो पाथ है, जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो एक परफेक्ट सर्कल है, जबकि एलिप्टिकल पाथ अगर होता है तब भी ये सारा चीजें जो हो रहा है एटम के अंदर वो बताया जा सकता है। ठीक है, इस बोर साहब के बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस एलिप्टिकल थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, हालांकि अभी आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, जब आगे अपना पढ़ाई पढ़ोगे तो वहां पे पता चलेगा। ठीक है, फोर्थ ड्रॉबैक क्या है या लिमिटेशन क्या है, एज इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट वेव प्रॉपर्टी ऑल्सो सो ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिफाइंड एज द बोर थ्योरी। अब यहां पे इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा बात करेंगे कि अब इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, चलो ठीक है, अब यहां पे बीच में कूद गए कौन, हाइजेनबर्ग साहब, उन्होंने मैटर वेव दिया था। उन्होंने जब इतना सारा मेहनत किया, जब दिया तो उन्होंने यहां पे बोला, बोर साहब को बोला यहां पे तो मैटर वेव की कोई जिक्र ही नहीं हो रही है, मैटर वेव का कोई जिक्र हो रहा है बोर थ्योरी में अभी तक एटम में जो हमने पढ़ा है। तो हाइजेनबर्ग साहब ने बोला कि मेरा बात तो कोई कर नहीं रहा है, तो क्या ये थ्योरी वेव मैटर वेव को एक्सप्लेन कर पाएगा। अब जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, सबको ऊपर देख रहे हैं, किसी को पता नहीं, जैसे मैं जब क्वेश्चन पूछता हूं पता नहीं होता वैसे ही, तो उन्होंने बोला, उसके बाद जबरदस्ती मैं क्या करता हूं, मैं खुद ही आंसर बता देता हूं। उन्होंने बोला ठीक है, अगर किसी को नहीं आता तो मैं ही बता देता हूं कि कैसे होता है। तो उन्होंने उस चीज को बाद में फिर से एक्सप्लेन किया कि जो बोर थ्योरी है वो मैटर थ्योरी को सपोर्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है ना, वो सिर्फ ऐसे नहीं घूम रहा, वो ऐसे घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा, ये सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन अगर यहां है, इलेक्ट्रॉन एक तो सर्कुलर पाथ भी घूम रहा है, उसके साथ साथ एक वेव भी बनाते हुए प्रोपेगेट कर रहा है। मतलब एक तो सर्कुलर पाथ भी चल रहा होगा, वैसे इलेक्ट्रॉन उसके साथ साथ वाइब्रेट भी हो रहा होगा, और सर्कुलर पाथ भी, मतलब जैसे अर्थ रोटेट खुद भी कर रहा है फिर चक्कर भी काट रहा है, वैसा ही। अब ये जो वेव दिखाया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे ब्रेक डांस करते हुए जाएगा, वो वाइब्रेट इतना जल्दी होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा वो किस पाथ या कैसा ग्राफ से वो मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो मैटर वेव जो जैसा था, मैटर वेव जब एक्सप्लेन किया गया था, हाइजेनबर्ग साहब ने जब एक्सप्लेन किया था, तब उन्होंने यही फॉर्म दिया था वेव का। अरे जो नॉर्मल वेव फॉर्म होता है वैसे ही इसको ड्रॉ कर दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भी मूव करता है, जो कि बोर साहब ने अपने थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, बोर थ्योरी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन। मतलब यहां पे जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रहे हैं, अब इसको भी समझना, ये भी कभी कभी 1 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है। यहां पे मैंने क्या बनाया है, देखो यहां से एक लेवल से इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, चलो ठीक है, यहां से यहां आया, ठीक है, यहां से जो यहां आया वो डायरेक्ट आया या पहले यहां तक आया फिर यहां से यहां आया, उसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई। मतलब जब अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो सकता है आप एक एक सीढ़ी करके चढ़ रहे हो, या फिर एक साथ 2-2 स्टेप करके जा रहे हो, या एक साथ नीचे से ऊपर हाई जंप मार के सुपरमैन की तरह पहुंच जा रहे हो। वो चीज इधर एक्सप्लेन नहीं हो पाई कि जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं वो डायरेक्ट 3.4 से ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं, या ग्राउंड स्टेट पे आने के पहले वो अलग अलग स्टेप्स पे आके फिर ग्राउंड स्टेट पे आते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन बोर साहब ने नहीं दिया था।
ठीक है, तो ये कुछ आपके लिमिटेशंस हो गए या फिर बोल सकते हो ड्रॉबैक्स हो गए आपके बोर साहब के थ्योरी का, बोर्स थ्योरी का। ठीक है, इसी के साथ जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है आपका रिड्यूस सिलेबस, इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है, एटम वाला टॉपिक। ठीक है, लेकिन इसमें और 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा और जिसको आप नोट भी कर लेना, जो आपको बाद में जरूरत होगा। ये लिख चुके हैं? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है आ जाए, और अगर नहीं आए तो एंट्रेंस में तो चांसेस हैं। तो एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है? द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। अब इसको समझते हैं। मान लो ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका पहला ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये आपका दूसरा ऑर्बिट है, ये आपका तीसरा ऑर्बिट है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करेगा, ठीक है, उसको जो एनर्जी चाहिए, जंप करेगा मतलब क्या हो जाएगा? अब यहां पे जब घूम रहा है वो अपना आराम से शांति से घूम रहा है, जब यहां से यहां जंप करेगा तो मतलब वो उसमें क्या हम एक्साइटेशन लाएंगे, तो वो जो एनर्जी, अब क्यों जंप करेगा? क्योंकि हम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे ताकि तुम कूद के निकल जाओ। तो जो वो एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये क्या है? इट इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल व्हिच गिव्स टू द बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी टू एक्साइट द टारगेट एटम बाय रेजिंग वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इनर टू आउटर ऑर्बिट। अब इसको समझो, अब इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के जा रहा है, ठीक है, कूद के जा रहा है। अब मैं चाहता हूं, अब इलेक्ट्रॉन को हम क्यों कुदा रहे हैं, क्यों जबरदस्ती फालतू का, या जैसे तुम लोग का कुछ काम नहीं होता, चींटी जा रहा होता है उसके सामने पेन रख के उसका रास्ता रोकते हो, वो सब फालतू का काम है। हम ऐसे फालतू में इसको इलेक्ट्रॉन तो कुदा नहीं रहे, हम क्यों कुदा रहे हैं? ताकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और किसी और प्लेट में जाके टकराए। ठीक है ना? तो जब दूसरे प्लेट में जब जा रहा होगा उसका पोटेंशियल, और यहां पे जब मैं इसको एक्साइट कर रहा हूंगा उसका पोटेंशियल ही होगा ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं तो पोटेंशियल होगा। तो जब एक्साइट करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे क्या? एक्साइटिंग या एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइज का मतलब जब एक एटम से पूरा इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे? वो एटम आयोनाइज हो गया। तो वही एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम। ठीक है, जैसे अगर मैं अनुष्का को बोलूंगा कि जो अभी गाड़ी का एग्जांपल दे रहा था, जिस टाइम पे उसके पास 1 लाख रुपए हो जाएगा वो मेरे से छोड़ के भाग जाएगी, मेरे से उसका और काम नहीं रहेगा, पैसा लेके चली जाएगी ना बुलेट खरीदने। तो मैंने जब उसका 1 लाख रुपए कंप्लीट हो गया, मतलब 1 लाख रुपए मैंने उसको दे दिए, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो वो मुझे छोड़ के भाग गई। वैसे मैं अगर एक जितना एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को एटम से भागने का, उतना अगर एनर्जी दे दूं तो वो एटम भाग जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगी। तो उस एनर्जी, जो एनर्जी मैं दूंगा उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या है? इट इज दैट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल व्हिच गिव्स टू द बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी टू आयोनाइज द टारगेट एटम बाय नॉकिंग वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम। ये वही पोटेंशियल है जिसपे जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम को छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन के लिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा? कितना एनर्जी देना होगा? अरे वो एक ही इलेक्ट्रॉन में है, एक ही ऑर्बिट है, दूसरा उसके पास ऑर्बिट है ही नहीं, तो कितना एनर्जी देना होगा? -13.6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना हो गया? 13.6 माइनस मत लगाना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो इसका किसका? हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल है।
समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो एनर्जी दिया जाएगा, जब एक एनर्जी दे रहा हूं तो वो पॉइंट या उस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा उस इलेक्ट्रॉन का, जब वो इस एटम को छोड़ के जाएगा, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो कितना पोटेंशियल देना होगा? 13.6 हाइड्रोजन को, ताकि वो उसको एटम को छोड़ के भाग जाए, वही है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, या इसी के साथ आपका बोल सकते हो पूरा जो एटम चैप्टर है ये पूरा रैप अप होता है। इसके साथ एटम चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है न्यूक्लियस। ठीक है, वो भी 3 से 4 क्लास लगेगा, इजी चैप्टर है लेकिन आराम से पढ़ेंगे उसको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।